दिया हुआ है, तब अपन फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे गॉस लॉ की मदद से, वो अपन अभी स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स अपन लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ आयुष, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर कल आपने जो क्वेश्चन दिया था सर क्यूब वाला, जिसमें फ्लक्स एक सरफेस निकालना था सर, उसका आंसर क्या था? और मैं शेयर करता हूँ आपके साथ आंसर भी, एक सेकंड। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्लास चलने देती है, चलने दीजिए, फिर मैं आपको वो भी आंसर भी बता देता हूँ। आंसर ये है आपका। अ, सर आप थोड़ा सा माइक के पास आके बोलेंगे सर, वो आपकी आवाज काफी कम आ रही है। ये अभी क्लियर आ रहा है आवाज? ये सर अभी ठीक है। ठीक है, तो मैं माइक के बिल्कुल पास में ही हूँ अभी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉब्लम थी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये दिया हुआ था, एक है जो 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है। ये 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है। क्यूबिकल फ्रेम आप इसे मान सकते हो। ये 6 जो है फेस है, और हर एक जो फेस है उस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, को सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको दिया हुआ था। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। मान लीजिए कि जो हर एक फेस है, इसका जो साइड लेंथ है मैं डी ले लेता हूँ क्यूब का, और हर एक जो फेस है उस पे क्यू चार्ज है। तो अगर एक फेस पे क्यू चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ये आपको सिग्मा दिया हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि एक फेस पे बाकी पांचों जो फेस हैं उनकी वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो वो उसका एक्सप्रेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप ट्राई करिए, उसको बाद में डिस्कस करेंगे अपन। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी, ये फोर्स का एक्सप्रेशन होगा। क्यू एक फेस पे चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? क्यू अपॉन फेस का एरिया। फेस का एरिया कितना जाएगा? डी स्क्वायर। तो क्यू की टर्म्स में मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अपन जो अनोदर केस है वो अपन कंसिडर करते हैं, जब आपको इनफाइनाइट चार्ज सीट दे, और उसकी वजह से आपको चार्ज सीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो किस टाइप से कैलकुलेट करोगे, वो अपन अभी स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट ऑफ चार्ज और इनफाइनाइट चार्ज सीट। जैसे मान लीजिए आपको ये चार्ज सीट दिया हुआ है, ये चार्ज सीट आपको दिया हुआ है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दी हुई है, ये सभी तरफ इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है, यानी इसकी डायमेंशंस आपकी इनफाइनाइट है। अब इस चार्ज सीट के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो चार्ज सीट से
डिस्टेंस r पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो पता करना है। अब इनफाइनाइट चार्ज सीट है, तो जैसे अपन ने इनफाइनाइट वायर के केस में कंक्लूड किया था, वैसे ही अपन इस केस में भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द सीट पॉइंट करेगा। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखो ये चैट में अननेसेसरी मत टाइप कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरा ध्यान उधर चला जाता है और उस चक्कर में फिर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, वो डिस्टर्ब होता है। कोई भी अगर अर्जेंट कोई चीज़ हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ही कुछ टाइप करना, अदरवाइज टाइप मत करना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट आपको दी हुई है, चार्ज शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। गॉस लॉ की मदद से अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले अपने को सिमेट्री यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अपने को ये पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर पॉइंट कर रहा है और क्या किसी टाइप की प्लेन सिमेट्री यहाँ पे है, यानी चार्ज शीट से हर आर डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो क्या उसकी वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो चार्ज शीट है सभी तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक और इधर भी इन्फिनिटी तक। तो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया में कंसिडर करता हूँ, इस जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी है। और इसकी वजह से अगर पी पे फील्ड देखूं तो ये एक पॉइंट चार्ज में मान सकता हूँ, इसकी वजह से पी के ऊपर फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आपका पॉइंट करेगा। सिमेट्रिकली मैं अगर इधर भी एक एलिमेंट में कंसिडर करूं तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी सिग्मा डी है, इसकी वजह से फील्ड आपका इधर की ओर पॉइंट करेगा। अब ये दोनों जो फील्ड हैं इनका मैग्नीट्यूड आपका सेम है, लेकिन अपन ये देखेंगे इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड हो रहे होंगे, कंपोनेंट ये आपके ऐड हो जाएंगे, इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट फील्ड है वो किधर की ओर पॉइंट करेगा, नेट फील्ड आपका चार्ज शीट के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द चार्ज शीट पॉइंट करेगा, यानी ये इधर की ओर आपका पॉइंट करेगा। तो एक चीज तो अपने को ये पता लग गई कि अगर मैं आर डिस्टेंस पे फील्ड देखता हूँ, चार्ज शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे फील्ड देखता हूँ, तो फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज शीट पॉइंट करेगा। और चूंकि इनफाइनाइट सीट है, अब यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिया है, सभी तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। अगर ये पॉइंट ना लेके अगर आप सीट का कोई अनदर पॉइंट लेते तो उसको भी आप चार्ज शीट के सेंटर की तरह ट्रीट कर सकते थे, क्योंकि चार्ज शीट तो इनफाइनाइट है। अगर यहाँ पे पॉइंट लिया होता, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे आप फील्ड देखते, तब भी फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही आता, क्योंकि ये चार्ज शीट इधर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। तो इस पॉइंट को आप चार्ज शीट का सेंटर मान सकते हो, ये पॉइंट भी चार्ज शीट का सेंटर अज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज शीट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका यहाँ भी रहेगा। तो मुझे इतना पता लग गया कि मैं चार्ज शीट के पैरेलल अगर एक प्लेन कंसिडर करूँ आर डिस्टेंस पे, तो उस प्लेन के ऊपर हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। और फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज शीट पॉइंट करेगा। अब इक्वेशन होने के बाद अपन गॉस लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने को एक सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, और उस पर अपन गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, जिससे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगेगी। तो यहाँ इस टाइप की गॉसियन सरफेस अपने को कंसिडर करनी चाहिए। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। उस सिलेंडर का एक जो फेस आपका इस चार्ज डिस्टेंस पे आपका रहेगा और चार्ज शीट के पैरेलल रहेगा वो सर्कुलर जो फेस है सिलेंडर का, यानी ये सिलेंडर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ। इस सिलेंडर का ये जो सर्कुलर फेस है ये चार्ज शीट के पैरेलल है। तो इस सर्कुलर फेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि हर एक चार्ज शीट सेम डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। और अपन ने अभी ये कंक्लूड किया है कि चार्ज शीट से आर डिस्टेंस पे, कहीं भी आर डिस्टेंस पे आप फील्ड देखोगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा। और फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज शीट पॉइंट करेगा। अब चूंकि यहाँ पे इस चार्ज, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसको अगर मैं यही टर्मिनेट कर देता हूँ तो फील्ड की वैल्यू अपने को मिल नहीं पाएगी,
इसको अपने को इधर भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस इधर तक भी आपको इस सिलेंडर को एक्सटेंड करना होगा, इस सरफेस के दूसरी तरफ भी। हाँ बोलिए सर ऑडियो में सर बहुत लैग आ रहा है, अटक अटक क्या के बात सभी को ऐसा हो रहा है? सर मुझे भी हो रहा है। मुझे यस सर, हो हाँ रहा हाँ यस सर। है। यस सर। मैं एक बार फोन को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। लैग तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, 323 kbps दिखा रहा है। चलिए मैं रिस्टार्ट करता हूँ इसको। लैग कर रहे थे। सर हेलो, ऑडियो में लैग आती है, आप जब पढ़ाओगे तो पता लगेगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। अब ये ठीक हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो। वैसे 323 kbps दिखा रहा था तब भी काफ़ी। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपन कंसिडर करते हैं जो इस इनफाइनाइट चार्ज शीट के इतने एरिया को एक कट करते हुए जा रही है आपकी। इधर भी ये आर डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है सिलेंडर, और इधर भी आर डिस्टेंस तक, सरफेस के दूसरी तरफ भी आर डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है। अब ये एक क्लोज सिलेंडर आपका है, इसके ऊपर अपन गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो इसके दो तो सर्कुलर फेस हो जाएंगे, जैसे एक सर्कुलर फेस तो आपका ये है, इसको मैं S1 बोल देता हूँ, और दूसरा सर्कुलर फेस ये है, इसको मैं सरफेस S2 बोल देता हूँ। एक ये कर्व्ड सरफेस है S3। इन तीन सरफेसेस से मिलके ये क्लोज सरफेस आपकी बनी हुई है। तो इस क्लोज सरफेस पे अपन गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। गॉस लॉ क्या होगा? सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर is equal to Q enclosed upon epsilon naught। अब सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस अपन ने कंसिडर किया है, गॉसियन सिलेंडर अपन ने यहाँ पे माना है, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो आपको ये पता है यूनिट एरिया पे, तो ये जो सीट है इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है? सिग्मा दिया हुआ है। और इस सरफेस का कितना पार्ट सिलेंडर के द्वारा कट हो रहा है? केवल ये जो पार्ट है ये सिलेंडर के द्वारा कट हो रहा है। कितना एरिया? मान लीजिए इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए एरिया जो है वो इस सिलेंडर के द्वारा कट हो रहा है। तो सीट के इतने पार्ट पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? सिग्मा इंटू डेल्टा ए। क्यू इनक्लोज्ड ये अपने पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को इवेलुएट करते हैं, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन है इसको अपन तीन प्लेन इंटीग्रेशंस में डिवाइड कर देते हैं। तीन सरफेस पे इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा, तीन सिंपल इंटीग्रेशंस आ जाएंगे। S1 के ऊपर इंटीग्रेट करता हूँ, ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर। S2 पे इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और S3 पे इसको इंटीग्रेट करूंगा, ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अगर आप सरफेस S3 पे इंटीग्रेट करते हो तो जैसे सरफेस का कोई भी छोटा सा एलिमेंट आप चूज कीजिए। ये DA मैंने चूज कर लिया, तो यहाँ पे ये जो पैच आपने चूज किया है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। DA वेक्टर तो इधर की ओर पॉइंट करेगा, लेकिन आपको ये पता है कि अगर अपन चार्ज शीट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर फील्ड देखते हैं तो फील्ड आपका अवे फ्रॉम द चार्ज शीट पॉइंट करता है, इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। अगर आप कर्व्ड सरफेस पे इधर भी कोई पैच कंसिडर करते हो तो आप देखोगे एरिया वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, जबकि फील्ड वेक्टर अवे फ्रॉम द चार्ज शीट इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा। यानी दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है यानी सरफेस S3 है, इसके ऊपर ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी ये इंटीग्रेशन आपका क्या रहेगा? 0।
अब अपन पहला इंटीग्रेशन जो है वो कैरी आउट करते हैं। S1 जो सरफेस है उसके ऊपर ये इंटीग्रेशन कैरी आउट करते हैं। तो अगर इस सरफेस का एक छोटा सा पैच में कंसिडर करता हूँ DA, तो एरिया वेक्टर तो इधर पॉइंट करेगा DA वेक्टर, और इस एरिया की लोकेशन पे अगर फील्ड देखोगे तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज शीट पॉइंट करेगा इधर की ओर। ई वेक्टर और DA वेक्टर दोनों आपके सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, EDA cos 0, यानी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर S1 EDA। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से अगर मैं S2 के ऊपर इंटीग्रेट करता हूँ ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर को, तो यहाँ भी अगर छोटा सा एरिया कंसिडर करूँ तो एरिया वेक्टर तो इधर की ओर पॉइंट करेगा, फील्ड वेक्टर भी अवे फ्रॉम द चार्ज शीट इधर की ओर ही पॉइंट कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर S2 EDA, और ये टर्म तो आपकी 0 हो गई है। अब चूंकि अपने को ये पता है कि ये जो सर्कुलर सरफेस है आपकी S2, इसका हर एक पॉइंट शीट से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसी तरह S1 के हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब चूंकि ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ इधर भी R है और इधर भी R है, अपन ये कह सकते हैं कि इस सर्कुलर फेस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस सर्कुलर फेस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो अपन यहाँ पे E कांस्टेंट है उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, DA को इंटीग्रेट करेंगे ओवर सरफेस एरिया S1, यहाँ भी अपन E को बाहर निकाल लेते हैं और DA को इंटीग्रेट करेंगे ओवर सरफेस S2, और DA को अगर इंटीग्रेट किया, इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो। हाँ हाँ सर आपने ई जो दो फ्लैट सरफेस पे लिया है तो एक ई का साइन माइनस होगा ना, ऑपोजिट। आप जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ध्यान दीजिएगा, आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट जो है उसको आप कैसे लिखोगे, दो वेक्टर्स के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको कैसे लिखते हो, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल। इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज शीट को, इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ये चार्ज शीट है आपके पास, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से चार्ज शीट आपकी लोकेटेड है, और इससे R डिस्टेंस पे आपकी जो फील्ड है वो तो आपका R से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो आप इससे कितनी भी डिस्टेंस पे अगर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका R से इंडिपेंडेंट आएगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस चार्ज शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके कांस्टेंट होंगे। इस रीजन के अंदर फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट वार्ड्स। इसी तरह से मैं अगर इधर कोई पॉइंट चूज करता हूं तो यहाँ भी अगर ये R डिस्टेंस पे है या कितनी भी डिस्टेंस पे है तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फील्ड लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में आपका पॉइंट करेगा। तो अगर आप फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो यहाँ पे इस चार्ज शीट के दोनों तरफ, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से ड्रॉ करनी होंगी, ये चार्ज शीट से निकलेंगी, इन्फिनिटी तक आपकी ट्रेवल करेंगी। इस टाइप की फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे दिखानी होंगी, पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे शो करने होंगे। इसी तरह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाना है तो पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे शो करनी होंगी। तो दोनों तरफ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपकी कांस्टेंट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज शीट पॉइंट करेगा। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस और प्लेट। जो ये तो था, ये आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जो अनदर केस में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। यहाँ पे ये ध्यान देना, ये जो वर्ड अपन ने यूज किया है कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग वर्ड यूज करने का मतलब है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में कोई भी फ्री चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता। अपन कंडक्टर्स को सेपरेटली स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इतना जान लेना सफिशिएंट है कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहेगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर कोई भी फ्री चार्ज आप अंदर प्लेस भी कर देते हो तो वो फ्री चार्ज जो है वो आपका सरफेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज रिसाइड करेगा, फ्री चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन एक कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हैं और इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट जो है वो अपन कंसिडर कर रहे हैं इस टाइप की। ये प्लेट अपन कंसिडर कर रहे हैं। ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सभी तरफ ये इन्फिनिट तक एक्सटेंडेड है और इस प्लेट पे चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज इस प्लेट के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता, तो चार्ज को सरफेस पे रिसाइड करना पड़ेगा। चार्ज इस सरफेस पे आपका लाई करेगा। तो इसकी दो सरफेसेज हैं, एक राइट सरफेस है और एक लेफ्ट सरफेस है। दोनों सरफेसेज पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक सरफेस आपकी ये हो गई, ये सरफेस, और एक इधर वाली सरफेस। इन दोनों सरफेसेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। कंडक्टिंग जो आपका मटेरियल होता है उसके अंदर फ्री चार्ज रिसाइड नहीं करता है। अगर आप फ्री चार्ज को अंदर पुट भी कर दोगे तो फ्री चार्ज सरफेस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो इस केस में अगर मेरे को इस इनफाइनाइट प्लेट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। यहाँ पे मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये जो आपका कंडक्टिंग प्लेट है ये 2 चार्ज शीट के इक्विवेलेंट है। इसका राइट फेस जो है वो एक चार्ज शीट की तरह काम करेगा, इसी तरह से लेफ्ट फेस भी एक चार्ज शीट की तरह काम करेगा। तो इसको अपन इस तरह से मान सकते हैं, 2 चार्ज शीट हैं जो पैरेलल रखी हुई हैं। मैं इधर से देखते हुए डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक चार्ज शीट तो आपकी ये हो जाएगी, ये चार्ज शीट है। चूंकि इस पे 2 फेसेज हैं आपके, एक राइट फेस और एक लेफ्ट फेस, तो यहाँ पे 2 चार्ज शीट के इक्विवेलेंट मान सकते हो इसको। ये 2 चार्ज शीट के इक्विवेलेंट अपन इसको मान सकते हैं। तो जैसे इधर किसी पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो अपन इन दोनों चार्ज शीट की वजह से इसके ऊपर फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आपको ये पता है चार्ज शीट से r डिस्टेंस पे फील्ड r से इंडिपेंडेंट होता है। तो राइट साइड में अगर ये पॉइंट आपका लोकेटेड है तो इस चार्ज शीट की वजह से फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस चार्ज शीट की वजह से कितना फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो नेट फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूं, इस चार्ज, ये चार्ज प्लेट है आपका, इसके लेफ्ट साइड में अगर कोई पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं इधर की ओर, तो इसके ऊपर देखिए इस लेफ्ट चार्ज शीट की वजह से फील्ड किधर की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर। कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो राइट चार्ज शीट है इसकी वजह से फील्ड किधर की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर। ये भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके बीच में कोई पॉइंट यहाँ पे
तो इस चार्ज शीट की वजह से तो फील्ड राइटवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज शीट की वजह से फील्ड लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड कितना हो जाएगा अंदर 0, क्योंकि ये दोनों फील्ड के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट आपको दिया हुआ है तो प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज शीट के केस में आपको ये पता है कि फील्ड जो है वो कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग प्लेट के केस में फील्ड जो है वो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग प्लेट के अंदर फील्ड कितना रहेगा 0। तो एक कंडक्टिंग प्लेट को आप दो चार्ज शीट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में आप देख सकते हो। तो देखिए क्लियर है कि नहीं सभी को। इसको अगर गॉस लॉ से करना होता तो किस टाइप से करते, किस टाइप का सिलिंड्रिकल सरफेस कंसिडर करते, एनीवन? किस टाइप का सरफेस कंसिडर करते, सॉरी सर एक सिलेंडर जो सिलिंड्रिकल सरफेस में से पास सरफेस ही कर रहा हो। कंसिडर करते। ये मान लो आपका कंडक्टिंग प्लेट है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो इस टाइप से ये दिखाई दे रही है अपने को। ये सिलिंड्रिकल प्लेट की थिकनेस है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल प्लेट है, ये सॉरी इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। तो एक सिलेंडर में यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कंसिडर कर लेता हूँ। इस गॉसियन सरफेस जो है इसका एक सर्कुलर फेस तो इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के अंदर लोकेटेड है और दूसरा सर्कुलर फेस आपका बाहर लोकेटेड है। ये सिचुएशन अपने पास है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके ऊपर अपन गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। ये तीन सरफेसेस से मिलके बनी हुई है। इसको मैं सर्कुलर सरफेस को S1 बोल देता हूँ, इस सर्कुलर सरफेस को S2 और कर्व सरफेस को मैं बोल देता हूँ S3। ये आपका कंडक्टिंग प्लेट है जिसके दो फेसेस है। अब इस पे अगर अपन गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ आपका क्या होगा, सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इस सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है इसमें कितना चार्ज इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इस सिलेंडर का एरिया कितना लूं डेल्टा ए, तो अपन ये देखेंगे जो कंडक्टिंग प्लेट का राइट फेस है उसका डेल्टा ए एरिया इसके द्वारा कट हो रहा है। ये जो एरिया आपका है ये आपका इसके द्वारा कट होगा गॉसियन सरफेस के द्वारा, और इस एरिया पे कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो जो Q इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए। अब सर्कुलेशन को इवेलुएट करते हैं, सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इसको तीन सिंपल इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर लो। एक बार सरफेस S1 पे इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं, एक बार S2 पे इवेलुएट करते हैं और एक बार S3 पे इवेलुएट करते हैं। S3 पे इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सरफेस S1 पे इवेलुएट करूं तो ये सरफेस S1 तो इस प्लेट के अंदर लोकेटेड है। आपकी प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि E वेक्टर की वैल्यू 0 रहेगी S1 के ऊपर। फिर S3 के ऊपर इवेलुएट करते हैं। S3 के ऊपर अगर मैं इवेलुएट करूं, यहाँ पे कोई भी आप एरियल पैच ले लीजिए, यहाँ पे एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट करेगा, और अपने को ये पता है सिमेट्री से अपन ये कह सकते हैं फील्ड तो अवे फ्रॉम द चार्ज प्लेट ही पॉइंट करेगा आपका। तो फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स आपका पास होगा 0। अब बच गया केवल ये इंटीग्रेशन, इसको अपन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी एरियल पैच लेता हूँ तो DA वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा और इसकी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द प्लेट आपका पॉइंट कर रहा होगा। तो E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट अपन क्या लिख सकते हैं EDA, और इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं ओवर सरफेस S2। अब चूंकि इस पूरी सरफेस का हर एक पॉइंट प्लेट से सेम डिस्टेंस पे है तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड अपन सेम ले सकते हैं। तो E को बाहर निकाल लीजिए, DA को इंटीग्रेट करेंगे तो S2 का एरिया आ जाएगा। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है डेल्टा ए,
तो ये अपने पास आ जाएगा। तो मैं इस गॉस लॉ के अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सर्कुलेशन की वैल्यू तो है ई डेल्टा ए, क्यू इनक्लोज्ड अपने को दिया हुआ है सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखिए डेल्टा ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ई कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही अपन ने यहाँ भी कैलकुलेट किया है। अगर मैं इस कंडक्टिंग प्लेट को दो चार्ज शीट के कॉम्बिनेशन के रूप में देखूं तो उससे भी अपन यहाँ पे यही कंक्लूड कर रहे हैं कि फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्लियर है कि नहीं? देखो ये क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ क्षितिज कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम अपन लेते हैं। एक इनफाइनाइट प्लेन दिया हुआ है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एंड इनफाइनाइट प्लेन has uniform ये प्रॉब्लम करने से पहले मैं एक छोटा सा थ्योरी पार्ट जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, या इसको आप करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। ये जो रिजल्ट अपन ने लिए हैं ऊपर दोनों, इनकी मदद से भी इसको कर सकते हो। इनफाइनाइट प्लेन हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, डेंसिटी सिग्मा adjacent to it is an infinite parallel layer of charge। पार्थ कुछ पूछना चाह रहे हो? सर इससे पिछले वाले पेज पे एक डाउट है। एक सेकंड। हाँ हाँ पूछिए। सर आपने यहाँ पर जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, सर ये एक बार सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तब आया था ना जब दोनों तरफ जो वायर है दोनों तरफ चार्ज हो। यहाँ पे तो ये चार्ज सीट है, 3 चार्ज सीट है आपकी, ध्यान दीजिएगा, एक 3 चार्ज सीट ही आपकी है। तो इसको यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करोगे, चाहे एक तरफ चार्ज ड्रॉ करो दोनों तरफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 चार्ज सीट है आपकी, थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है। तो इसको पूरी तरह चार्ज अपन मान रहे हैं, अपन ये नहीं मान रहे कि ये कंडक्टिंग सीट है जिसके बीच में आपका चार्ज नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि राइट सरफेस अलग है लेफ्ट सरफेस अलग है, ये खुद एक सरफेस चार्ज है आपका। अब ये जो प्लेट है आपका, आपको ये पता है, जैसे ये कंडक्टिंग प्लेट है आपकी, ये क्रॉस सेक्शन इसका मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन।
तो आपको ये तो पता है इसमें कंडक्टिंग प्लेट पे सरफेस पे चार्ज रहेगा, तो सरफेस पे जो चार्ज है वो एक थिन लेयर के अंदर ही रहेगा आपका, इधर भी एक थिन लेयर के अंदर ही चार्ज रहेगा। तो ये जो लेयर्स है इनकी थिकनेस नेग्लिजिबल होगी, तो इसको एक थिन चार्ज शीट अपन मान सकते हैं, इधर वाली को भी एक थिन चार्ज शीट अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पे दो जो सरफेस है वो हो गई है, एक राइट सरफेस हो गई कंडक्टर की जिसके ऊपर चार्ज है, और एक लेफ्ट सरफेस हो गई कंडक्टर की। तो ये दो चार्ज शीट हो गई है। चार्ज जो है वो एक थिन लेयर के अंदर रहेगा सरफेस के अलोंग, ये लेयर रहेगी एक, जिसको आप एक सीट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि कंडक्टर जो है उसके ऊपर चार्ज, ऐसा तो है नहीं कि सरफेस के बाहर रिसाइड करेगा, सरफेस के ऊपर तो रिसाइड करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे। तो सरफेस पे एक बहुत ही थीन लेयर रहेगी जिसके ऊपर ये चार्ज आपका रहेगा। इधर भी ये थीन लेयर होगी जिसके ऊपर चार्ज होगा। तो इन थीन लेयर को अपन क्या मान सकते हैं, ये चार्ज शीट मान सकते हैं, ये एक चार्ज शीट आपकी, और इसी तरह एक चार्ज शीट आपकी इधर हो गई। चार्ज शीट जो है उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसका राइट फेस अलग है लेफ्ट फेस अलग है, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये जो सीट है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है आपकी। तो चाहे आप एक तरफ भी ड्रॉ करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, चार्ज को कैसे भी दिखाओ, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ये सीट आपको दी हुई है। तो वैसे ही कंडक्टर के जो दो फेसेज हैं उनको आप दो चार्ज सीट के इक्विवेलेंट मान सकते हो, एक राइट चार्ज सीट और एक लेफ्ट चार्ज सीट, इनके कॉम्बिनेशन के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। ओके सर। हाँ पार्थ। ओके सर, हो गया। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। Adjacent to it is an infinite parallel layer of charge of thickness d. Thickness d and uniform volume charge density. Uniform volume charge density. Charge density. और ऑल चार्जेज आर फिक्स्ड, कोई भी चार्ज मूवेबल नहीं है। अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहे हैं, आपको पता करना है फाइंड ई एवरीवेयर, यानी हर रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। एक इनफाइनाइट चार्ज शीट आपको दी हुई है, इसको मैं इस वर्टिकल लाइन से मैं आपको दिखा देता हूं, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है आपकी। तो चार्ज शीट की जो थिकनेस है वो तो क्या रहेगी, 0 रहेगी, और इस सरफेस चार्ज आपको दिया हुआ है कितना, सिग्मा। अब ये कह रहा है कि बिल्कुल एडजेसेंट टू दिस, राइट साइड में आपका एक पैरेलल लेयर रखी हुई है, एक प्लेट आपकी रखी हुई है, लेकिन कंडक्टिंग प्लेट नहीं है, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि ये जो प्लेट है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। इसका मतलब वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये जो आपकी प्लेट होगी ये किस टाइप की होगी, ये कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बनी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज रिसाइड ही नहीं करता, सरफेस पे रिसाइड करता है। यहाँ पे चार्ज जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्लेट को मैं इधर दिखा देता हूँ, बिल्कुल राइट साइड में ये प्लेट आपकी लोकेटेड है। प्लेट की जो थिकनेस है वो आपको दी हुई है, ये प्लेट आपकी लोकेटेड है। मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में एक गैप दिखाया है जस्ट समझाने के लिए, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो इसकी थिकनेस आपको दी हुई है प्लेट की, कितनी है, d, और इस प्लेट के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको रो दी हुई है। अब आपको हर रीजन के अंदर यहाँ पे एक एक्स एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए, इसको x इक्वल टू 0 ले लो, ये x इक्वल टू d हो गया। तो आपको x लेस देन 0, x लेस देन 0 वाले रीजन में, x ग्रेटर देन 0 लेस देन d वाले रीजन में, x ग्रेटर देन d वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता करनी है। तो किस टाइप से पता करोगे एनीवन? कोई बता सकता है किस टाइप से करेंगे? अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले ये जो प्लेट आ गई है आपकी, इस प्लेट की वजह से फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि प्लेट तो अपन ने अभी स्टडी नहीं किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट के बारे में स्टडी नहीं किया, अपन ने कंडक्टिंग प्लेट के बारे में स्टडी किया था। तो कंडक्टिंग प्लेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज आपका एक राइट सरफेस पे रहेगा, एक लेफ्ट सरफेस पे रहेगा, बीच में तो कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, आपका प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लेट आपको दी हुई है वो आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक से मिलके बनी हुई होगी, तो इसमें चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी चार्ज है आपका। और इसकी जो थिकनेस है वो आपको कितनी दी हुई है, डी, थिकनेस इसकी डी दी हुई है। अब यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसकी वजह से अगर मेरे को फील्ड कैलकुलेट करना है अलग अलग रीजन में, जैसे इसके राइट साइड में किसी पॉइंट पे फील्ड पता करना है, तो कैसे पता करूंगा? ये इनफाइनाइट प्लेट है, इस टाइप की प्लेट है, ये केवल सामने से देख रहा हूं तो इस टाइप की आपको दिखाई दे रही है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, मैं केवल प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड देख रहा हूं, डी थिकनेस की ये प्लेट है। तो ऐसे केस में मैं इस प्लेट को जो थिन चार सीट्स हैं उनसे मिलके बना हुआ मान सकता हूं। मैं अगर मान लीजिए इस प्लेट को छोटी छोटी थिन चार सीट से मिलके बना हुआ मान लूं, जैसे मान लो कि इस प्लेट को अपन ब्रेक कर लेते हैं, जैसे ये एक चार सीट हो गई, पैरेलली कट कर देता हूं इसको, ये एक चार सीट हो गई, फिर ये एक चार सीट हो गई, ये चार सीट है, इसी तरह से ये चार सीट है आपकी। तो इसको अपन थिन चार सीट से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। अब अगर एक चार सीट जो है उसकी वजह से आप यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहोगे तो फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी चार सीट आपकी लोकेटेड होंगी, उन चार सीट्स की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, सभी फील्ड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टोटल फील्ड आएगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एनीवन? सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लें, क्यू इनसाइड के लिए उसको पाई आर स्क्वायर रो से देखिए ध्यान मल्टीप्लाई। दीजिएगा, हाँ बिल्कुल है आपका आंसर। गोस लॉ से तो अपन इसको कर ही सकते हैं, गोस लॉ से बिल्कुल इसको कर सकते हैं। अगर बिना गोस लॉ अप्लाई किए हुए भी अपन इसको करना चाहें तो किस टाइप से करेंगे? एक ये चार सीट हो गई आपकी, इसको ब्रेक कर लिया मैंने, ये चार सीट है, फिर एक चार सीट और है, इनको थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके मैंने रख दिया, ये चार सीट है आपकी, कट करके थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके रख दिया है सब चार सीट्स को। इन सब चार सीट्स को मैंने कट करके रख दिया है, और इन सब की वजह से मेरे को फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक कर लिया है चार सीट्स के अंदर। इसी टाइप से और चार सीट आपकी रहेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को ये पता है कि जो फील्ड है वो आपका क्या रहेगा, जो फील्ड है उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एक चार सीट की वजह से रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सब चार सीट की वजह से अगर कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। अब सब चार सीट जो है उनके लिए अगर आप ये कैलकुलेट करते हो, समेशन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समेशन सिग्मा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एनीवन? क्योंकि एक चार सीट की वजह से तो आपका फील्ड जो है वो आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसको अपन ने बहुत सारी चार सीट्स में डिवाइड कर लिया है, तो सबकी वजह से यहाँ पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, फील्ड आपका ऐड होगा सबकी वजह से, तो वो कितना आ जाएगा। आप ये देखोगे कि इस प्लेट के यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, ये जो प्लेट आपने लिया है इस प्लेट के यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो प्लेट का यूनिट एरिया मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ये यूनिट एरिया मैंने ले लिया, मान लिया इस एरिया की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये आपका डी थिकनेस तक आपका एक्सटेंडेड होगा, तो ये एक सिलेंडर आपका बन जाएगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डी, जो इसकी थिकनेस है डी।
तो इस यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है रो, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ यानी डी के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, ये इफेक्टिव सिग्मा के बराबर होगा। जो समेशन सिग्मा आप इसको लिख सकते हो या इफेक्टिव सिग्मा आप बोल सकते हो। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी रो इंटू डी के बराबर। तो आपका जो फील्ड है उसका एक्सप्रेशन ये आएगा रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप गोस लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप इस प्लेट को आप 4 सीट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में देखो। तो यहाँ पे इफेक्टिव जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा रो इंटू डी के बराबर। तो ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको फील्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर मैं इसको गोस लॉ से करता तो किस टाइप से करता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपकी प्लेट है, मान लीजिए मुझे गोस लॉ से करना है कि इससे सर्टेन डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करूंगा जो इस प्लेट को कट करते हुए जा रही है। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, और इस पे गॉस लॉ मैं अप्लाई कर देता हूँ। सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो ये डी थिकनेस और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए ले लेता हूँ। तो जो प्लेट है उसकी डी थिकनेस और डेल्टा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके द्वारा इनक्लोज्ड है। ये जो सिलेंडर है ये इसके द्वारा इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के द्वारा। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू तो ये हो जाएगी रो इंटू ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम डेल्टा ए इंटू डी, डेल्टा ए इंटू डी, इतना चार्ज इनक्लोज्ड है। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इवेलुएट करूं सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये कितना आएगा। अगर ये वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो अपने को ये पता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर तो फील्ड जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल ही आपका पॉइंट करेगा। जैसे अगर आपकी पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो इधर की ओर फील्ड आपका पॉइंट करेगा, जबकि एरिया वेक्टर इधर की ओर पॉइंट करेगा। डीए वेक्टर इधर रहेगा, फील्ड इधर रहेगा। तो जो कर्व्ड सरफेस है उससे तो कोई फ्लक्स आपका पास होगा नहीं, केवल ये जो दो क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं सर्कुलर, ये फ्लक्स पास होगा। और यहाँ पे फील्ड की जो वैल्यू है और एरिया वेक्टर की वैल्यू है दोनों आपके सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। इधर भी आप देखोगे जो फील्ड है और एरिया वेक्टर है दोनों आपके सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे। तो इन पे जब आप इवेलुएट करोगे इसको इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को, तो वो कितना आ जाएगा ई इंटू डेल्टा ए आ जाएगा। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी ई डेल्टा ए, और इस सरफेस पे भी इंटीग्रेशन की वैल्यू ई डेल्टा ए आएगी। तो ये कितना आ जाएगा 2e डेल्टा ए। इस कर्व्ड सरफेस पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो कर्व्ड सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। तो अब ये दोनों वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2e डेल्टा ए इज इक्वल टू रो डेल्टा ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डेल्टा ए तो आपका कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा ई इज इक्वल टू रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस टाइप से, अगर आप कैलकुलेट करते तो डायरेक्ट भी इस टाइप से आप लिख सकते थे रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के अंदर फील्ड आपका जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। प्लेट के अंदर फील्ड आपका जीरो नहीं रहेगा। अब प्लेट की जो सेंट्रल लाइन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये तो प्लेट के बाहर फील्ड की वैल्यू हो गई, इधर किसी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इधर भी फील्ड की वैल्यू रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन इस प्लेट के अंदर अगर आप फील्ड देखोगे किसी पॉइंट पे, तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। ये मान लो ये मिडिल लाइन है जो प्लेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अब की बार आपको गॉसियन सरफेस इस टाइप की कंसिडर करनी होगी, ये सिलेंड्रिकल सरफेस आपको कंसिडर करनी होगी। इस मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये मैं मान लेता हूं कितनी है x। इधर भी इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है x, यानी सिलेंडर की टोटल लेंथ हो गई 2x। और इस सिलेंडर के ऊपर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप कैलकुलेट करोगे। तो आप ये देखोगे जो क्यू इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी रो इंटू डेल्टा ए इंटू सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है 2x, ये तो आएगी 2x।
और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इवेलुएट करोगे, जैसे यहाँ पे इवेलुएट किया था वैसे ही इवेलुएट करना है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 2e डेल्टा ए, क्योंकि आपको ये पता है कर्व्ड सरफेस से कोई फील्ड लाइन आपके पास नहीं होगी, केवल ये जो क्रॉस सेक्शन है आपके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इनसे फ्लक्स पास होगा। तो अपने पास ये आ जाएगा 2e डेल्टा ए इज इक्वल टू रो डेल्टा ए 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी आपके पास। यानी अगर ये प्लेट है आपकी, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ, ये इसकी थिकनेस है डी, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, ये मिडिल लाइन है जो प्लेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे फील्ड क्या रहेगा, x इक्वल टू 0 पे फील्ड क्या रहेगा, 0। प्लेट की जो थिकनेस है वो आपकी कितनी है, d, ये थिकनेस आपको d दी हुई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू d/2 वाला, यहाँ पे फील्ड कितना होगा, x की वैल्यू d/2 पुट कर दो, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक फील्ड आपका लीनियरली इंक्रीज होगा। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद फील्ड आपका कांस्टेंट हो जाएगा। प्लेट के बाहर अगर आप फील्ड देखोगे तो कितना है फील्ड का वैल्यू, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के जो बाहर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू होगी रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी कांस्टेंट है। तो इसके बाहर फील्ड आपका कांस्टेंट रहेगा, कितना होगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर होगा। तो इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अपन देख रहे थे, सर एक बार आप इसका क्वेश्चन दिखा देंगे। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था, क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वेट कीजिए। अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है वो मैंने सोल्व नहीं किया, ये केवल आपको ये बताया कि अगर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट दी हुई हो जिसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, यानी चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस प्लेट जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट रीजन्स में कितनी होगी। तो सबसे पहले तो अपन ने फील्ड जो है वो बाहर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट किया है, जैसे इस पॉइंट पे अपन फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये फील्ड की वैल्यू अपने पास कितनी आई, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने गॉस लॉ से भी इसको कैलकुलेट करके आपको बताया कि ये आपकी कितनी आएगी, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। यानी अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट दी हुई है, ध्यान दीजिएगा अभी तक अपन ने दो चीजें स्टडी की हैं इससे पहले। एक तो यूनिफॉर्म चार्ज शीट के बारे में अपन ने देखा था, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के बारे में देखा था। कंडक्टिंग प्लेट को आप दो चार्ज शीट के कॉम्बिनेशन के रूप में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट आपको दी हुई है जिसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो इसको आप एक बहुत सारी चार्ज शीट के कॉम्बिनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हो, और उन सब की वजह से जो नेट फील्ड होगा बाहर किसी भी पॉइंट पे वो कितना आएगा, डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अपन ने गॉस लॉ से भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा वो भी अपन कैलकुलेट कर लिए हैं। इस यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट के अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा ये भी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। जैसे मैं ये लाइन में ले रहा हूं जो प्लेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ये लाइन, इसको मैं एक प्लेन कंसिडर कर लेता हूं जो प्लेट को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। प्लेट की टोटल थिकनेस आपकी डी है, तो ये जो आपका प्लेन आपने कंसिडर किया है डैश्ड प्लेन, इसके राइट साइड में प्लेट का थिकनेस कितना होगा, d/2, और इधर भी प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी, d/2।
अब मेरे को ये जो सिमेट्रिक प्लेन है, इससे x डिस्टेंस पे फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, 2x लेंथ का एक सिलेंडर कंसिडर कर लेता हूँ। ये आपका गॉसियन सिलेंडर है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो आपका बराबर होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज लोकेटेड है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, लेंथ तो 2x है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा है, डेल्टा ए है, तो चार्ज आ जाएगा रो इंटू वॉल्यूम डेल्टा ए इंटू 2x। तो ये अपने पास Q इनक्लोज्ड आ गया। और जो सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, ये तो इतना ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि राइट सर्कुलर सेक्शन और लेफ्ट सर्कुलर सेक्शन से ही फ्लक्स पास होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2E डेल्टा ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं, Q इनक्लोज्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा 2E डेल्टा ए इज इक्वल टू रो डेल्टा ए 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डेल्टा ए और 2 कैंसिल हो जाएंगे, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस सिमेट्रिक लाइन के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। ये जो सिमेट्रिक प्लेन आपने कंसिडर किया था उसके अलोंग मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मिडिल से, प्लेट के जस्ट मिडिल से ये लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो रहेगा। अब यहाँ से सरफेस की ओर जब आप मूव करोगे तो इतने रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन आएगा, इस टाइप का फंक्शन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज होगा। लेकिन सरफेस के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अपन ने अभी अभी प्रीवियस पेज पे कैलकुलेट किया था। यानी सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरी तरफ आप देखोगे तो फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आपका पॉइंट करेगा। तो मैं इसको ड्रॉ करते वक्त इसको नीचे की ओर ड्रॉ कर देता हूँ। नीचे की ओर ड्रॉ करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ डिनोट कर रहा हूँ। इसका सीधा सा मतलब है फील्ड आपका लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे फील्ड जो है वो इस टाइप से आप ड्रॉ करोगे। इधर भी सरफेस तक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और सरफेस के बाद फील्ड आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप पूछ लीजिए। मैं लाइट आ चुकी है तो मैं कंप्यूटर से ही लॉग इन करता हूँ। देखो यहाँ तक कोई भी चीज क्लियर है, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो सर अगर आपने जो वो लास्ट एग्जांपल करवाया था सर, वो प्लेट वाला, जिसमें सर दोनों, तो सर उसके बीच में अगर जीरो होगा तो सर जो दोनों प्लेट्स की, 50% नहीं होगा तो वहाँ पे फील्ड लाइन कैसे होंगे? सर ये सर मैं वही पूछ रहा था कि सर तो अगर जैसे सर लेफ्ट वाली प्लेट है सर, उसकी मतलब उसके राइट में तो सर वो जो जहाँ जीरो हो जाएगा तो सर तो मतलब फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से क्यों हमने माना था आर डिस्टेंस पर? एक सेकंड, मैं अभी कंप्यूटर से लॉगिन करता हूँ उसके बाद अब तो बीच में अपन फील्ड लाइन को डिनोट ही नहीं करेंगे। इधर फील्ड लाइन आपकी प्लेट है, आपकी इनफाइनाइट चार्ज शीट हो गई है राइट साइड वाली, तो इससे फील्ड लाइन आपकी निकलेंगी राइट साइड में इन्फिनिटी तक जाएंगी। इधर भी फील्ड लाइन आपकी इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इस टाइप से ही फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कंप्यूटर से लॉगिन करता हूँ उसके बाद आपका डाउट से लेता हूँ।
देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, पूछिए अपना डाउट। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर राइट साइड वाला जो मतलब फेस था सर, उससे आर डिस्टेंस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की थी, तो सर हमने उस पे लेफ्ट साइड वाला जो फेस था उस देवांश, इसके बारे में आप पूछ रहे हो? यस सर। आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है? यस सर। हाँ बोलिए, अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर जैसे हमने राइट साइड वाले जो फेस है उससे आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की, तो सर उस पे यहाँ पे किया, ठीक है। तो सर उस पे हमने जो लेफ्ट साइड वाला फेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंसिडर की थी सर? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो तो सर इन्फिनिटी ऊपर के तक जाएगी ना सर, वो उस पॉइंट तक तो पहुंचेंगे देखो ध्यान दीजिए, ये हाँ, ये जो डाउट है ये आपका स्पेशली फरीदाबाद में एक पार्टिकुलर स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको ये डाउट है। मैं इसमें कोई वो नहीं करना चाह रहा, आपका ये डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे तक ये डाउट रखोगे। हर साल किसी न किसी बच्चे को ये डाउट रहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ये पूछ लिया है, क्योंकि ये क्या है कि पिछले साल भी यही केस हुआ था कि एक बच्चे ने सेम तरह का डाउट पूछा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है किसी भी रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये आपकी किसी भी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करते वक्त ही मैंने आपको लिखवाया था, स्पेसिफिकली मैंने ये लिखा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंट करने के लिए ही ड्रॉ की जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस कंडक्टिंग प्लेट को मैंने दो चार्ज सीट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में देख लिया। एक चार्ज सीट आपकी ये है, आपकी ये चार्ज सीट हो गई, और एक चार्ज सीट जो है वो आपकी ये रहेगी, ये चार्ज सीट रहेगी। तो अब इन दोनों चार्ज सीट की वजह से आप कहीं भी फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों चार्ज सीट की वजह से फील्ड तो आपका होगा ही। जैसे मैं यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये दोनों चार्ज सीट यहाँ पे फील्ड आपकी प्रोड्यूस करेंगी, क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगी? क्या कोई ऐसा आपका है ऑब्जेक्शन कि भाई ये चार्ज सीट यहाँ पे फील्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पे चार्ज है आपका, तो चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कुछ फील्ड तो आपका क्रिएट होगा। तो इस चार्ज सीट की वजह से भी यहाँ पे फील्ड होगा। अब वो कितना होगा? चूंकि अपने को ये पता है चार्ज सीट के पास जो फील्ड है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस चार्ज सीट की वजह से कितना आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज सीट की वजह से भी इतना ही होगा। कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे नेट फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ना कि किसी एक चार्ज सीट की वजह से क्रिएट हुए फील्ड को। ये जो दोनों चार्ज सीट की वजह से इस रीजन में फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पार्टिकुलर सीट की वजह से आपकी क्रिएट नहीं हो रही है, ये आप ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कॉन्सेप्ट है जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन अपन इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी वजह से और इसकी वजह से टोटल फील्ड कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस चार्ज सीट की वजह से और इस चार्ज सीट की वजह से फील्ड कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि कोई भी पॉइंट लोगे इस चार्ज सीट की वजह से कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज सीट की वजह से कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड क्या रहेगा? 0। तो इस फील्ड में फील्ड लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नेट फील्ड आपका 0 है। अदरवाइज आप किसी एक पार्टिकुलर चार्ज सीट की वजह से देखोगे तो फील्ड लाइन तो दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर आप केवल इस चार्ज सीट की वजह से फील्ड लाइन अगर ड्रॉ करते तो इधर ड्रॉ कर रहे हो, इधर क्यों नहीं ड्रॉ करते? इधर भी करोगे, लेकिन इधर इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहे क्योंकि इसमें नेट फील्ड आपका 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेट फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इधर अगर आप देखोगे तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो दोनों चार्ज सीट की वजह से फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी टोटल फील्ड कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोगों को ये स्कूल में पता नहीं किस हिसाब से ये लिखवाया जाता है, बाकी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, मुझे पता है ये, क्योंकि स्कूलों में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है फरीदाबाद में। लेकिन ये जो पार्टिकुलर चीज है ये हर साल है। ये पिछले सेंटर हेड हुआ करते थे उसके टाइम में भी बच्चे उनसे भी पूछते थे, ये मेरे को भी 1-2 बार पूछ चुके हैं बच्चे।
तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब आप ये दो चार्ज शीट हैं आपकी, इनकी वजह से आप फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, इसकी वजह से आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे चूंकि इस रीजन में फील्ड आपका यूनिफॉर्म है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये पार्टिकुलरली आप ये कह दोगे कि ये फील्ड लाइन जो है ये केवल राइट चार्ज शीट की फील्ड लाइन है, ये गलत हो जाएगा। ये फील्ड लाइन केवल राइट चार्ज शीट की फील्ड लाइन है, ये कहना ही गलत होगा, क्योंकि फील्ड लाइन नेट फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये फील्ड आपका इस चार्ज शीट की वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। बीच में फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि लाइन तभी ड्रॉ की जाएगी जब कोई फील्ड आपका एग्जिस्ट करेगा। और इधर फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? इधर इससे चार्ज शीट से फील्ड लाइन अपन निकालेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फील्ड लाइन इस चार्ज शीट की फील्ड लाइन है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइन अपन ने ड्रॉ किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ अपन जो फील्ड लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये फील्ड लाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ की गई है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये फील्ड लाइन इस प्लेट से निकल रही है तो केवल प्लेट की वजह से ही इधर फील्ड होगा, ये फील्ड लाइन इस प्लेट से निकल रही है तो केवल प्लेट की वजह से ही इधर फील्ड होगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये फील्ड लाइन राइट चार्ज शीट की फील्ड लाइन है तो राइट चार्ज शीट की वजह से ही फील्ड होगा, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको आप पहले ही हटा लीजिए, क्योंकि आगे भी आने वाला है एक दो जगह। तो इसको आप पहले ही आप ध्यान रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। आप ऐसा कतई नहीं कह सकते कि यहाँ पे चूंकि इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है तो केवल राइट चार्ज शीट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये गलत है। लेफ्ट चार्ज शीट की वजह से भी फील्ड होगा, राइट चार्ज शीट की वजह से भी फील्ड होगा। टोटल फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है कौन? फील्ड लाइन। तो ये जो फील्ड लाइन है इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ राइट एंड लेफ्ट चार्ज शीट्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे भी ये डाउट जो है ये आपको आएगा, क्योंकि कोई अलग तरीके से आपको शायद स्कूल में बताया जाता है। तो अब ये बताइए, जो क्वेश्चन मैंने दिया था इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने प्लेट के बारे में तो आपको बता दिया है। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट की वजह से फील्ड आपका किस टाइप से वेरी करेगा ये अपन देख चुके हैं। एक्स ग्रेटर देन माइनस dy2 और लेस देन dy2, इस रीजन में तो फील्ड आपका क्या रहेगा? रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और x ग्रेटर देन, इसको आप ये लिख सकते हो s ग्रेटर देन dy2 एंड x लेस देन माइनस dy2। इस रीजन में फील्ड आपका कांस्टेंट रहेगा कितना? रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, या साइन के साथ आप लिखना चाह रहे हो तो इस टाइप से लिख सकते हो। इस रीजन में फील्ड को आप पॉजिटिव लिखिए और x लेस देन माइनस dy2, इस रीजन में फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट होगा। अब इस प्रॉब्लम को अपन करते हैं जो मैंने आपको दिया था। इस प्रॉब्लम में बताइए क्या आंसर रहेगा आपका। इसमें एक तो आपका इनफाइनाइट प्लेन है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। एक तो आपकी इनफाइनाइट प्लेन है, यानी इनफाइनाइट चार्ज शीट दी हुई है जिसके लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और एक आपका यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट दी हुई है जिसमें यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं ये रीजन कंसिडर करता हूँ x ग्रेटर देन dy2 वाला रीजन, सॉरी x ग्रेटर देन d वाला रीजन। एक सेकेंड, कर लेते हैं x ग्रेटर देन d। इस रीजन में किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताइए। यहाँ पे एक तो ये इनफाइनाइट चार्ज शीट हो गई जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसके साथ एक प्लेट हो गई, ये प्लेट है। प्लेट की ये जो थिकनेस है ये आपको d दी हुई है,
और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें रो है। अब इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो कोई बताइए क्या रहेगा आंसर, एनीवन? आपको इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से भी फील्ड पता होता है और प्लेट की वजह से भी फील्ड पता होता है, तो बताइए कितना आएगा आंसर? एनीवन? सर सिग्मा प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर मैं इधर किसी पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसके यूनिट एरिया पे अगर मैं चार्ज देखूँ, जो कोई यूनिट एरिया इसका कंसिडर कर लीजिए, ये प्लेट इस टाइप से ड्रॉ हुई है, मान लीजिए ये एरिया आपका यूनिट एरिया है, इस पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा के बराबर। इसका भी यूनिट एरिया आप कंसिडर कर लीजिए, ये यूनिट एरिया मैंने ले लिया है, यूनिट एरिया के अलोंग ये एलिमेंट आएगा आपका, इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ तो इसकी डी ही रहेगी। तो जो इफेक्टिव सिग्मा आपका रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, सिग्मा इफेक्टिव किसके बराबर होगा, इस यूनिट एरिया पे तो चार्ज हो गया सिग्मा, और ये जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर है इसमें चार्ज कितना होगा, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, डी के बराबर, रो डी। अब ये प्लेट बन, ये चार्ज शीट बन गई है जिससे राइट साइड में अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है, और उस चार्ज शीट के ऊपर इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा प्लस रो डी। तो फील्ड कितना होगा, फील्ड तो आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है चार्ज शीट की वजह से, तो इस इफेक्टिव चार्ज शीट की वजह से फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अगर मान लो ये तो हो गया x ग्रेटर देन d वाला रीजन, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लेस देन d वाला रीजन देखता हूं तो वहां पे कितना रहेगा फील्ड, वो अगर अपन कैलकुलेट करें, फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन d, जैसे मैं ओरिजिन से x डिस्टेंस पे इधर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे कोई पॉइंट चूज कर लेता हूं, यहाँ से x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा x की टर्म्स में, तो इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं, ये जो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो रीजन है इसको अपन चार्ज शीट्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं, राइट साइड वाले रीजन को भी अपन चार्ज शीट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक इनफाइनाइट चार्ज शीट हो गई जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, फिर x थिकनेस की एक चार्ज शीट इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, ये पॉइंट आपका, इसके लेफ्ट साइड में x थिकनेस की ये चार्ज शीट आपकी लोकेटेड है, जिसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। अब ये पॉइंट बीच में लोकेटेड है, मैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके पास आपका लोकेटेड रहेगा, और इसके राइट साइड में कितनी थिकनेस की चार्ज शीट है, d माइनस एक्स थिकनेस की चार्ज शीट है, ये प्लेट है आपकी, जिसको भी अपन चार्ज शीट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसकी थिकनेस कितनी है, d माइनस एक्स। अब इनको अपन जो इफेक्टिव चार्ज शीट्स हैं उनमें उनसे अपन रिप्लेस कर देते हैं, इस ये जो कॉम्बिनेशन आपका, इसको इफेक्टिव चार्ज शीट से रिप्लेस कीजिए, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, और ये जो आपकी प्लेट है इसको भी एक चार्ज शीट से रिप्लेस कर दीजिए, उस पर इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस पे कितनी इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी होगी, एक यूनिट एरिया यहाँ पे कंसिडर कीजिए, इस पे तो चार्ज कितना रहेगा सिग्मा, इस पे यूनिट एरिया का एक एलिमेंट चूज कर लीजिए, तो ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट होगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यूनिट है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है x, और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, तो इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज रहेगा, सिग्मा प्लस रो एक्स। तो यहाँ पे इसको एक शीट से रिप्लेस कर देते हैं जिसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होगा सिग्मा प्लस रो एक्स। फिर इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इस चार्ज शीट की वजह से तो फील्ड इधर की ओर पॉइंट करेगा, जिसको मैं E1 से डिनोट कर देता हूँ,
ये जो चार्ज शीट है आपकी, इस प्लेट को भी आप चार्ज शीट से रिप्लेस कर दीजिए। कैसे करोगे, एक यूनिट एरिया कंसिडर कर लीजिए, यूनिट एरिया का एक एलिमेंट चूज कर लीजिए। इसकी लेंथ कितनी है, d माइनस एक्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर है। इसमें कितना चार्ज है वो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रो इंटू डी माइनस एक्स। तो ये जो चार्ज शीट बनेगी इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी रो इंटू डी माइनस एक्स। और एक चार्ज शीट से सर्टेन डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसके लिए तो सिग्मा की वैल्यू ये है, इस शीट के लिए सिग्मा की वैल्यू ये है। इस सीट की वजह से फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज शीट इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो नेट जो फील्ड है वो कितना हो जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा E1 माइनस C2। E1 की वैल्यू तो अपन ये रखेंगे सिग्मा प्लस रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू क्या रखेंगे, रो इंटू डी माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और इसको अपन फर्दर सोल्व करके लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस 2 रो एक्स माइनस रो डी, ये आपके पास आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। तो बीच वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन होगा आपका। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन d के लिए आपका फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहेगा। ये एक्स पे इस टाइप से डिपेंड करेगा आपका, इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो डी प्लस 2 रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन d। फॉर एक्स ग्रेटर देन d के लिए अपन ने ये कैलकुलेट किया था, फील्ड कितना आया था इस केस में, सिग्मा प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्स लेस देन 0 के लिए कितना आएगा, कोई बता सकता है कितनी वैल्यू होगी। अगर ये रीजन में देखूं तो इस रीजन में फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एनीवन, वही होगा जो इस रीजन में है। तो इस रीजन में तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, सिग्मा प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में भी फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रहेगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई भी, तो मैंने आपको इसीलिए गोस लॉ जो है उससे करने की बजाय मैंने आपको पहले ही ये बताया था कि जब प्लेट से अपन फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो प्लेट को आप चार्ज शीट से मिलके बना हुआ मान लीजिए। अब इस प्लेट को अपन एक इफेक्टिव चार्ज शीट से रिप्लेस करेंगे जिसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो डी। क्योंकि अपन इसको अलग अलग चार्ज शीट से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, हर चार्ज शीट की वजह से यहाँ पे फील्ड जो है वो आपका ऐड हो रहा है। तो सब चार्ज शीट की वजह से कितना फील्ड होगा, तो अपने को ये जो इफेक्टिव सिग्मा है ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, समेशन सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसका यूनिट एरिया आपने लिया, इस पे कितना चार्ज है, इसका भी यूनिट एरिया लिया, इस पे कितना चार्ज है, इसका यूनिट एरिया लिया, इस पे कितना चार्ज है, सबका यूनिट एरिया आप ले रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्लेट का एक यूनिट एरिया ले रहे हो और इसकी लेंथ के अलोंग कितना चार्ज इसमें लोकेटेड है वो कैलकुलेट कर रहे हो। तो समेशन सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो एलिमेंट आपने चूज किया यूनिट एरिया का और डी लेंथ का, इसमें कितना चार्ज है, रो इंटू डी। तो इफेक्टिव सिग्मा क्या हो जाएगा, इस प्लेट को मैं एक चार्ज शीट से रिप्लेस कर दूंगा जिसके लिए इफेक्टिव सिग्मा क्या होगा, रो इंटू डी। और इफेक्टिव सिग्मा पता लग गया तो फील्ड क्या होगा, इफेक्टिव सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज शीट की वजह से होता है। तो बिल्कुल वैसे ही अपन ने यहाँ पे कर लिया है, ये प्लेट भी दिया हुआ था, चार्ज शीट भी दिया हुआ है, तो इसकी वजह से अलग अलग रीजन में फील्ड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर अपन जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं गॉस लॉ की मदद से, वो अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged sphere
ये ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दिया हुआ है, इसका मतलब चार्ज जो है वो इसके वॉल्यूम के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अपने को यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा। ये मान लीजिए आपका स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस रेडियस अपन आर ले लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लीजिए आपको रो दिया हुआ है, अपने को सेंटर से डिस्टेंस के फंक्शन के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउट करना है। एक बार अपन केस लेंगे कि पॉइंट आपका, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका स्फीयर के बाहर लोकेटेड है, और एक बार अपन ये केस लेंगे कि पॉइंट आपका स्फीयर के अंदर लोकेटेड है। तो पहला केस मैं यही कंसिडर करता हूँ, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम के अंदर, सॉलिड स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक से मिलके बना हुआ है, कंडक्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है। पहला केस डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्फीयर है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन इस केस में क्या करेंगे, एक आर रेडियस का कंसेंट्रिक स्फीयर जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको ओ को सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक स्फीयर अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगी और इस स्फीयर का हर एक पॉइंट, स्फेरिकल सरफेस का हर एक पॉइंट स्फीयर के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर एक मैग्नीट्यूड सेम होगा। और सिमेट्री से अपन ये भी कह सकते हैं कि फील्ड जो है वो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड जो है वो आपका रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो जैसे इस पॉइंट के ऊपर आप फील्ड देखोगे तो फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर आपका पॉइंट करेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और चूंकि सरफेस का हर एक पॉइंट इस सेंटर ओ से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये जो आपकी स्फेरिकल सरफेस पे करते हैं, स्लो क्या होगा, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर is equal to q enclosed upon epsilon naught। स्फीयर पे मान लीजिए टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपका q है, तो अपन q इनक्लोज्ड अगर लिखना चाहें तो इस केस में तो पूरा का पूरा स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर लोकेटेड है, तो q इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल Q के बराबर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इवेलुएट करते हैं, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। स्फेरिकल सिमेट्री के केस में ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हमेशा e इंटू 4πr² आएगी। कैसे आती है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर करता हूँ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की ओर पॉइंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो अपन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कोस 0 या ई डी ए। अब चूंकि सरफेस का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस है सेंटर पे, सेंटर से स्फेरिकल सिमेट्री है, तो अपन ये मान सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अपन ई को बाहर निकाल सकते हैं, ई कांस्टेंट है, ये आ जाएगा सर्कुलेशन डी ए। सर्कुलेशन डी ए का मतलब हो गया सरफेस का एरिया, ये डी ए तो आपका ये पैच है, इसका एरिया है, तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4πr²। तो अपने पास जो सर्कुलेशन है उसकी वैल्यू अपने को पता लग गई, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू पता लग गई, तो ये आ जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन 4πε0r²।
यानी बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो स्फीयर के बाहर, तो आप स्फीयर के टोटल चार्ज को उसके सेंटर पे मान सकते हो। अगर टोटल चार्ज सेंटर पे होता तो पॉइंट चार्ज से भी आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन वही होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस स्फीयर की वजह से भी फील्ड का एक्सप्रेशन वही आया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। अब अपन अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो आपका अंदर लोकेटेड है स्फीयर के। तो अगर अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उस केस में फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकेंड केस अपन देख रहे हैं। आउटसाइड पॉइंट पे अपन ने देख लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट inside the sphere, inside the sphere। जैसे ये आपका स्फीयर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड पता करना है, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करना है। पोलर रेडियस का एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका गॉसियन स्फीयर हो जाएगा, और इस पे अपन गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। गॉस लॉ क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा अपने पास। अब इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया, इसका वॉल्यूम आपको पता है गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, ये एक स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4π/3r³। आपको ये भी पता है कि पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3r³। तो टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये क्या आ गया? रो आ गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज आप लाई करेगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज लाई करेगा? गॉसियन सरफेस जो है वो आपका एक स्फीयर है, तो इसके अंदर कितना चार्ज लाई करेगा? इसके वॉल्यूम से आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? Q/r³ अपॉन कैपिटल R³। ये गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज आ जाएगा, तो Q इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/r³ अपॉन कैपिटल R³। और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इवेलुएट करोगे तो स्फेरिकल सिमेट्री के केस में आप ये देखोगे हमेशा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वही इंटू 4πr²। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा एरियल एलिमेंट कंसिडर करो, डीए इधर की ओर पॉइंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्री से इधर की ओर ही पॉइंट करेगा। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को आप ये लिख सकते हो सर्कुलेशन ई डी ए। ई को आप बाहर निकाल लीजिए, एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा, यानी 4πr² आएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा गॉस लॉ से, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो अपने पास ये आएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/r³ कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से देखिए इसको अपन ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू QR अपॉन 4πε0 R³। तो ये आपका अप्लीकेबल है व्हेन R इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। तो आउटसाइड पॉइंट पे तो स्फीयर इस टाइप से बिहेव कर रहा है जैसे कि पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, तो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? Q अपॉन 4πε0 R²। और अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन देखोगे तो फील्ड आपका स्मॉल r के प्रोपोर्शनल होगा, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ये आएगा आपके पास। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाह रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वर्टिकल एक्सिस पे रख रहा हूं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं स्फीयर के सेंटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
तो अपन ये देखेंगे स्फीयर के सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक r इक्वल टू कैपिटल R तक फील्ड आपका स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन आएगा, फील्ड लीनियरली इंक्रीज होगा। यहाँ पे फील्ड जो है वो स्मॉल r के प्रोपोर्शनल रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये ड्राइंग थोड़ा सा गलत हो गया है। और उसके बाद फील्ड जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, यानी इस टाइप का कर्व आपके पास आएगा, ये आपका रहेगा। तो देखिए इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। अंदर और बाहर फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी ये एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बार यूज होंगे। तो यहाँ तक अपन ने इसको कवर किया है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सर ये पिछला पेज दोबारा दिखा दीजिए।